गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास में अपनी बुक पढ़ रहे हैं साहित्य में अपन बुक पढ़ रहे हैं सरयू। हिंदी साहित्य में अपनी बुक चल रही है सरयू, और सरयू का अपन ने पिछला चैप्टर पढ़ा था शिरीष के फूल। अब अपना 17 चैप्टर है पाजेब, जो जैनेन्द्र कुमार का है। तो इसमें क्या है, अपन पहले इसका लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं, फिर पाठ में क्या है मैं आपको समझाऊंगी। प्रेमचंद्रोत्तर युग के प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, कथाकार और निबंधकार श्री जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। कोड़ियागंज नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ, जो उत्तर प्रदेश के। पिता का नाम प्यारेलाल और माताजी का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल, जो हस्तिनापुर में है, वहाँ इनकी हुई थी। व्यक्तिगत रूप से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्वविद्यालय आए, परंतु महात्मा गांधी के सन 1921 के आंदोलन का इन पर इतना प्रभाव पड़ा कि ये अपने अध्ययन छोड़कर आंदोलन के उत्साही कार्यकर्ता बन गए। जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के द्वारा हिंदी में सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया है। कथाकार के साथ साथ इनकी पहचान एक सशक्त, अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रहती है। इन्होंने साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, दर्शन आदि से संबंधित विषयों को एक बहुत ही सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में प्रस्तुत किया है। इनकी लगभग 200 कहानियां हैं, जो जैनेन्द्र की श्रेष्ठ कहानियां नाम से 8 भागों में प्रकाशित होती है। जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों में आंतरिक समस्याओं का भी सूक्ष्म चित्रण किया है, और जिनसे इनकी कहानियों को एक नई अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता और दर्शन की गंभीरता प्राप्त हुई है। इन्होंने हिंदी कहानी को परंपरागत शिल्प के स्थान पर नवीन शिल्प और शैली प्रदान की। इन गांधीवादी दर्शन का इन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। तो इनकी रचनाएं हैं, जैनेन्द्र की प्रमुख रचनाएं हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, अनाम स्वामी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये इनके उपन्यास हैं। फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, ये इनके कहानी संग्रह हैं। प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार वल्लरी, प्रेम और परिवार, राष्ट्र और राज्य, ये इनके निबंध संग्रह हैं। ये और वे इनका संस्मरण है। मंदालिनी, पाप और प्रकाश इनके नाटक हैं। प्रमुख पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से ये सम्मानित किए गए हैं। तो ये तो इनके सारे संकलन हैं और इनकी उपाधियां हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि हमारा चैप्टर है पाजेब। पाजेब में चैप्टर में क्या है? पाजेब चैप्टर एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित सजीव, रोचक और सशक्त मार्मिक कहानी है। ये किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर। इस कहानी में मुन्नी की पाजेब खो जाती है। इस कहानी के एक पात्र है मुन्नी, उसकी पाजेब खो जाती है। इस पर उसके भाई आशुतोष को अपराधी समझा जाता है। वह अबोध अवस्था होने के कारण अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाता, यानी वह छोटा है, अबोध है, तो वो ये नहीं बता पाता कि ये कार्य मैंने किया है या नहीं किया है। अपने आप को वो स्पष्ट नहीं बता पाता। झूठ बोलने के अपराध में उसे सजा मिलती है, और अंत में बुआ के आने पर सारी स्थिति स्पष्ट होती है। पाजेब बुआ के साथ होती है। बालक निरपराध प्रमाणित होता है, बालक की सजा निरपराधिक हो जाता है वो। इस प्रकार कहानी का उद्देश्य बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना है। बालक अबोध होते हैं, उनकी कोमल बुद्धि तर्कहीन होती है, वे अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाते। स्नेह और भय, प्रलोभन के कारण अपराधी न होने पर भी वे अपराध स्वीकार कर लेते हैं। आशुतोष की भी यही स्थिति होती है। तो अब अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे पाजेब। तो यहाँ अपन ने कहानी के बारे में पढ़ा कि कुछ इसमें इस तरीके से है। न पाजेब चुराई, न छुन्नू को दी, न पतंग वाले को दी, फिर भी वह पिता के सामने अपनी स्पष्ट स्थिति नहीं बता पाने के कारण अपराधी बन जाता है, और एक एक सारे अपराध स्वीकार हो जाते हैं, परंतु अंत में सिद्ध होता है कि वो अपराधी नहीं है। अब अपना चैप्टर है पाजेब, यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कहानी है, आपको इजी भी बहुत लगेगी, इसलिए आराम से पढ़ें। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है।
पैरों में पड़कर वे अच्छी मालूम होती है। एक नई सुंदर डिज़ाइन की पाजेब आई है जो पाँव में बहुत ही अच्छी लगती है। उसकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो नीच का आकार कुछ नहीं है, जिस प्रकार पड़े उसी के अनुकूल हो जाए। आस पड़ोस में सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप ही वही पाजेब देख लीजिए। सबके पैरों में, कोई नन्हा है कोई बड़ा है, सबके पैरों में वही दिख रही है। एक ने पहनी तो दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी इस तरह उसका पहनना मुश्किल हो गया। आपस में एक दूसरे को देख देख कर उसकी पेशगी बढ़ गई। हमारी मुन्नी ने भी कहा, बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र है और पाजेब पहनेगी। मैंने कहा कैसी पाजेब? बोली कि हाँ वही जैसी रुक्मणी पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगाऊंगी, मुझे तो आज ही चाहिए। बच्चों की आदत होती है किसी चीज़ के लिए वो जिद करने लग जाते हैं, तो वो भी यही कहती है कि मैं भी आज ही मंगाऊंगी। मैंने कहा अच्छा भाई आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी की किसी काम में बहल गई, ऐसा बोल के वो भूल गई। लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली थी। मुन्नी की बुआ आई तब मुन्नी सहज मानने वाली थी, यानी बुआ के आने पर वो और जिद करने लग गई। कोई आ जाता है तो उसके सामने अपन ज़्यादा बच्चे को ही हो जाता है ना कि हाँ अब तो मेरी बात मान ली जाएगी। तो वैसे ही बुआ आई तो उसकी जिद और बड़ी हो गई, वो और जिद करने लगी। इतवार को बुआ आई, बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई। पहले बुआ आई तो बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब अब इतवार को लेकर आऊँगी, यानी अब की बार आऊँगी तब मैं तेरी पाजेब लेकर आऊँगी। जब उसने बुआ के सामने अपनी बात रखी तो बुआ ने कहा ठीक है मैं अब की बार आऊँगी तब तेरी पाजेब लेकर आऊँगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे वहाँ से छमकती फिरी। रुक्मणी के पास गई और कहा देख रुक्मणी मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सब ने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफ़ेद 2-3 लड़ियों की सी टखनों के चारों ओर लिपटकर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुदृढ़ लग रही थी कि बहुत ही, और बच्ची की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत सुंदर लग रही थी और चुनमुन्नी भी उसको पहनकर बहुत खुश थी। और हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी धजी देखकर खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव, यानी उसको पाजेब दिलाने का गौरव उसको अपना गौरव लग रहा था, इसलिए वो भी बहुत खुश हो रहा था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगी कि मुन्नी को पाजेब दी सो हमें भी बाइसिकल दो। अब उसको पाजेब दी है तो अब मेरे को भी बाइसाइकिल दो। बुआ ने कहा अच्छा बेटा अब के जन्मदिन पर तुझे बाइसिकल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा हम तो अभी लेंगे। उसने भी पापा के सामने जिद रख दी कि मैं तो अभी लूँगा। बुआ ने कहा छी तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां करती हैं और लड़कियां ही रोती है। वो लड़के को समझा रही है कि तू कोई लड़की थोड़ी है जो ऐसे जिद कर रहा है, जिद तो लड़कियां करती हैं। कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा हम बाइसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। बुआ ने कहा कि हाँ यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुझको बाइसिकल दिला देंगे। इस तरह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हो गया। बुआ आई थी इतवार को, उसके लिए पाजेब लाई, पूरे दिन वो खुश रही। शाम को आशुतोष ने भी जिद मचाई तो उसने कहा जन्मदिन पर तुम्हें दिलाएंगे। ऐसे रविवार का दिन पूरा बीत गया। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वह फिर उतार कर रख रखा दी गई जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबह काम की थी और खासे दाम भी लगे थे। श्रीमती ने कहा कि क्यों जी लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूँ। मैंने कहा क्यों न बनवाओ,
तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। मतलब वो हंसी में कह रहे हैं कि भाई बनवाओ, तुम कौन से 4 बरस की नहीं हो, ये तो 4 बरस की बच्ची है इसलिए जिद कर रही है, तुम भी इस तरीके से कह रही हो तो तुम भी 4 बरस की सी हो, बनवाओ। मैंने कहा क्यों ना बनवाऊँ, तुम कौन से 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर मुझसे कहा, ठीक है वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। फिर रात हो गई, रात को अचानक श्रीमती जी ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। वो आकर कहती है कि क्या तुमने पाजेब देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब। जब वो आकर पूछती है कि तुमने पाजेब देखी तो वो बोलता है कि क्या मतलब। बोली कि देखो यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो उसमें की है पर दूसरे पैर की मिलती नहीं, जाने कहाँ गई। यानी एक पैर की तो वहाँ पड़ी है लेकिन दूसरे पैर की वहाँ नहीं मिल रही है, जाने कहाँ चली गई। मैंने कहा जाएगी कहाँ, यहीं वहीं देख लो मिल जाएगी। उन्होंने मेरी मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए। अलमारी की किताबें टटोल डालने पर भी मंसूबा नहीं बना, यानी वो नहीं दिखी। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आएगी। जवाब में वही मुझी से पूछने लगी कि फिर कहाँ है। मैंने कहा तुम्ही ने तो रखी होगी। कहाँ रखी थी। बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों अच्छी तरह से संभाल कर नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है दूसरी गायब है। मैंने कहा कि चलकर वह इस कमरे में कैसे आएगी, यानी तुमने वहाँ रखी थी तो वो यहाँ चलकर कैसे आएगी। भूल गई होगी, एक रखी होगी वहीं कहीं फर्श पर, दूसरी छूट गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं नहीं जा सकती। इस पर श्रीमती कहा सुनी करने लगी, तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो, जहाँ रखी थी वहीं देखो। मैंने कहा यहाँ जहाँ रखी है वहाँ से ले लो, वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाल ली होगी। अगर तुमने वहाँ रखी थी आराम से संभाल कर तो वहाँ देख लो, और वहाँ नहीं है इसका मतलब हो सकता है वहाँ किसी से निकाल ली हो। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो न हो बंसी नौकर ने निकाली है। मैंने रखी थी तब वह वहाँ मौजूद था। मैंने कहा तो तुमने उससे पूछा। बोली कि वह साफ इनकार कर रहा है। वो कह रहे हैं कि तुम पूछ लेते अगर तुम्हारे मन में ऐसे है तो वो कहती है कि वो तो इनकार कर रहे हैं। मैंने कहा कि तो फिर। श्रीमती जोर से बोली तो फिर मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है नहीं। डांट कर कहते कुछ हो नहीं, उस बंसी को बुलाकर पूछो, जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा अच्छा तो उसे क्या कहना होगा, यह कहूँ कि ला भाई पाजेब दे दे। वो उसको बोलते तो क्या कहूँ, अगर देखा नहीं है तो कैसे कहूँ। तो वो गुस्से में बोलती है हो चुका तुमसे, तो तुम्ही ने तो उस नौकर को एकदम शहजोर बना रखा है, यानी उसको बहुत ज़्यादा सिर चढ़ा रखा है। डांट फटकार कर नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा, अगर उसको डांटोगे फटकारोगे नहीं गलती पे तो वो सिर चढ़ेगा। तब वो बोलती है मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है। श्रीमती बोलती है बोली कह तो रही हूँ किसी ने उसे बक्स में से निकाला है और 16 में से 15 आने बंसी ही है, सुनते हो होने वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती है। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते हो, बड़े छटे हुए होते हैं, जरूर बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से पूछा। वो बोली, वो उसको कहता है कि तुमने क्या आशुतोष से पूछा, यानी अपने बेटे से पूछा। वो बोली वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस कर खोज करने में लगा था, मेरी मदद कर रहा है, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा कि उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा।
तुम ही हो उसे पतंग की शय देने वाले। मैंने कहा कि कहीं पाजेब ही मिली ही पड़ी मिल गई हो तो। बोली कि नहीं 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 मिली, मिलती तो बता देता। खैर बताओ। बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया है। अब उनको ऐसे होता है, उसके पिता कहते हैं कि आशुतोष से पूछ ले। माता जी मना कर देती है कि वो तो मेरी मदद कर रहा है ढूंढवाने में। तो वो बोलते हैं कि उसको पता चलता है कि वो आज ही नई पतंग और एक नई डोर का पिन्ना लेकर आया है। अब वो कहाँ से लेकर आया है इसकी उनको टेंशन हो जाती है। श्रीमती ने कहा, तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी है। बस सारे दिन पतंग पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की कोई बात भी बताओ। मैं पूछती हूँ, एक दिन जोड़ ताड़ तोड़ ताड़ दूँ, सब डोर और पतंग सारे वक्त वहीं धुन जाए। मैंने कहा, खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा, क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है? तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो आया जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं है, सच बता देना। उसको समझाते प्यार से कि अगर ले ली तो कोई बात नहीं, तुम तो सच बता देना कि ली है। उसका मुंह और भी फूल आया और वह गुमसुम होकर बैठ गया। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा, अब अपराध के प्रति करुणा इस पाठ का हमें सबसे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण सबक है, जो हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है, वो यही हमें मिलेगी। इसी को पढ़ना है आपको, इसको ध्यान से समझना है। वो क्या कहते हैं कि मैंने, जब वो उसे पूछते हैं वो कुछ नहीं बोलता, तो उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। तब वो अपने आप को स्थिर करते हुए कहते हैं कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए। अगर हम अपराधी पर और दबाव डालेंगे और उसको डांटेंगे, वो तो एक बालक है, तो यहाँ बालक के प्रति बताई गई है कि करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक स्वभाव से कोमल होते हैं और सदा ही उनसे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए, बच्चे को प्रेम से, क्योंकि डराएंगे धमकाएंगे तो वो ज़्यादा डर जाएगा और वो डर के मारे कुछ भी जो है या नहीं है सब में वो अपनी स्वीकृति प्रदान कर देगा, तो हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे कि क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। तो बालक स्वभाव से कोमल होता है और उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा, बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो कि हाँ ली है। हम कोई सच कहने की सजा थोड़ी दे रहे हैं, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिलता है। आशुतोष सब सुनता रहा और बैठा रहा। उसका मुंह सूजा हुआ था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ रहे थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं है? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा, मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। अगर उग्र हो रहा है तो उसमें दोष है। मैंने कहा कि बेटा डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी भी मिल जाए, मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। और वो वहाँ से चला गया। दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े होकर वह फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली, आशु से तुमने पूछताछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह नहीं है। श्रीमती ने कहा कि जी नहीं, आशु भला क्यों लेगा? मतलब उनको तो अपने बेटे पे यूँ है कि भाई बच्चा क्यों लेगा, उनका विचार है कि नौकर ने उठाई है। मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसा गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, यानी उसको प्रेम से पूछना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह है इस समय इस बालक को मिलना चाहिए।
मुझे ये एक भारी दुर्घटना मालूम हो रही थी। कहीं ऐसा मतलब भारी दुर्घटना का मतलब यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि बच्चों की मानसिकताएं बदल सकती है। अगर ऐसी किसी घटना से वो बच्चा गुजर रहा है तो उसे ज़्यादा स्नेह और प्रेम की आवश्यकता है, वरना यहाँ से उसके साथ जो उसकी मानसिक स्थितियाँ हैं वो बदल सकती है और वो एक मानसिक बड़ी किसी दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। मुझे ये भारी दुर्घटना मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्ज़ाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयानक हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी भयानक है। यानी चोरी करना कोई बात नहीं, हम उसको हल्के में लेकर उसकी आदत को सुधार भी सकते हैं, लेकिन ये स्थिति जो थी ये उसके साथ क्यों बनी, ये हमारे लिए बहुत ही भयानक स्थिति है। ये हमारी आलोचना है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। यानी अगर उसने ऐसी स्थिति आई तो उसके साथ क्यों आई? भाई जहाँ किसी चीज़ की कमी दिखाई देती है वहाँ अपराध होता है, तो ये सोचा भी जा सकता है कि इस कमी की पूर्ति के लिए अपराध हुआ है, लेकिन ऐसी कोई कमी या कोई ऐसी स्थिति यहाँ नहीं बनी, तो उसने किस मानसिकता का शिकार होकर ये गलती की है। मैंने बुलाकर पूछा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दे दी। वो उसके दोस्तों का नाम लेता है ताकि उसके मुंह से, यानी हम आगे की स्थिति को बनाकर रखते हैं तो हमें उस बात का पता चल जाए, इसलिए वो बोलता है कि अच्छा तुमने वो छुन्नू को दे दी। वह कुछ देर तक नहीं बोलता, उसके चेहरे पर रंग आते हैं और चले जाते हैं, यानी चेहरे के रंग बदलते रहते हैं। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था, मतलब एक एक उसकी स्थिति को पढ़ना चाहता था कि उसकी स्थिति क्या है। मैंने आश्वासन देते हुए कहा, कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है। वो उसको समझाते हैं। मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। जब वो बोलते रहे पिताजी तो उसने अपना एक बात में अपनी स्वीकृति दे दी, सिर हिला दिया। अब सिर हिलाने के बाद वो एकदम से सिर हिला देता है। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि छुन्नू को। उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा, मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है। तो उसने कहा हाँ, एकदम से उसके मुंह से निकल गया हाँ। और मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसको उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के, आशु तो हमारा राजा बेटा है। और गर्व के भाव से गोद में लिए उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला, देखो हमारे बेटे ने सच बता दिया, पाजेब उसने छुन्नू को दे दी। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि उसने पाजेब छुन्नू को दे दी। तो यहाँ हमें इस बालक की मानसिक स्थिति का पता चलता है कि जब हम किसी एक ही बात को उसके आगे बार बार दोहरा रहे हैं तो उसकी स्वीकृति भी, वो इस चीज़ का निर्णय नहीं कर पा रहा कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन वो हमारी उस बारी के आगे अपना निर्णय दे देता है। तो इसके आगे का हम आगे बढ़ेंगे, पहले आप यहाँ तक का आज इसको रिवीजन करना।